दोस्तों, सोलर सिस्टम की इस अद्भुत सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं इस सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और हमारे ग्रह कैसे बने। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो सौरमंडल नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हमारा सौरमंडल करीब 450 करोड़ साल पुराना है और जहां पर इस समय हमारा सौरमंडल है वहां पर 450 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा धूल और गैस का बादल हुआ करता था। ये बादल किसी तारे के फटने से बना था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नेबुला कहते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु का निर्माण इन्हीं नेबुला से होता है। यही धूल और गैस के बादल इकट्ठा होकर तारा बन जाते हैं और जब तारे की मृत्यु होती है तो वह फटकर फिर से एक नेबुला बन जाता है। हालांकि सभी तारे फटने के बाद नेबुला नहीं बनते। जिन तारों का मास बहुत ज्यादा होता है वे ब्लैक होल में बदल जाते हैं। लेकिन माना जाता है कि हमारे सौरमंडल के स्थान पर जो नेबुला था वह हमारे सूर्य जितने साइज के तारे के फटने से ही बना था। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर उस समय सौरमंडल के स्थान पर नेबुला था भी तो ऐसा क्या हुआ कि उसके धूल के कणों ने आपस में जुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी नेबुला अपने आप संगठित नहीं होता। वैज्ञानिक मानते हैं कि जरूर किसी बाहरी फोर्स ने इस सोलर नेबुला को संगठित करने में मदद की होगी। एक मत के अनुसार वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय सोलर नेबुला के नजदीक एक और तारा होगा जो कि अपनी मृत्यु के नजदीक होगा, और जब उसकी मृत्यु हुई होगी तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण उससे निकली शॉक वेव्स ने सोलर नेबुला के कणों को केंद्र की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये धूल और गैस के कण केंद्र में जमा होना शुरू हो गए। जैसे जैसे केंद्र का मास बढ़ता गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी धूल और गैस के कण केंद्र के चारों ओर घूमने लगे, और यही वह समय था जब हमारे सूर्य का निर्माण शुरू हुआ। धूल और गैस का केंद्र में जमा होना नहीं रुका और केंद्र का साइज बढ़ता ही गया। हमारे सौरमंडल का यह केंद्र अपने कई फेज से गुजरा, जिसमें से सबसे पहला फेज आता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार तारे अनुमान सबसे छोटे साइज के तारे होते हैं। इनका अपना कोई एनर्जी स्रोत नहीं होता। इनके केंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। हमारे सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हमारे प्रोटोस्टार सूर्य का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते सूर्य का तापमान इतना हो गया कि उसके केंद्र में फ्यूजन रिएक्शन हो सके। फ्यूजन रिएक्शन वह क्रिया होती है जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके लिए हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है, जो कि करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। हालांकि हमें पृथ्वी पर फ्यूजन क्रिया करने के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बहुत ही कम है। लेकिन हमारे नवजात सूर्य के पास केंद्र में प्रेशर भी पर्याप्त था और उस प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी। इससे सूर्य के केंद्र में फ्यूजन क्रिया होने लगी और उससे असीमित ऊर्जा पैदा होने लगी। यही ऊर्जा आज भी हमें उसी फ्यूजन क्रिया के माध्यम से मिल रही है। इस तरह हमारा तारा एक मध्यम वर्ग का मेन सीक्वेंस स्टार बन गया। लेकिन तारा बनने की प्रक्रिया में सूर्य सौरमंडल का 99.8% मास अपने अंदर समा चुका था। शेष धूल और गैस के कणों से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। माना जाता है कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों में सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह बना था। यही कारण है कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। माना जाता है कि अपने निर्माण के शुरुआती दिनों में जुपिटर एक ठोस ग्रह था, लेकिन समय बीतता गया और इसका साइज बढ़ता गया। फिर इसने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आसपास की धूल और गैसों को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, जिससे इसका साइज बढ़ता गया। बृहस्पति ग्रह और भी बड़ा हो जाता, परंतु उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए उसका कॉम्पिटिटर शनि ग्रह आ गया था। दोस्तों,
सोशल मीडिया पर जुपिटर के बारे में एक मिथ भी फैलाया जा रहा है कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है और अगर शनि ग्रह नहीं बना होता तो जुपिटर एक तारा बन गया होता, जो कि सरासर गलत है। सच तो यह है कि जुपिटर को सबसे छोटा तारा ब्राउन ड्वार्फ स्टार बनने के लिए भी अपने से करीब 13 गुना द्रव्यमान की आवश्यकता होती, जो कि असंभव था, क्योंकि सोलर नेबुला का 99% से ज्यादा द्रव्यमान तो सूर्य ने ही ले लिया था। तो अगर बची हुई सारी गैस और धूल के कण भी अगर जुपिटर में मिल जाते तो भी यह एक ग्रह ही रहता। चलिए शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह के बनने की प्रक्रिया भी जुपिटर जैसी ही थी। वह भी पहले ठोस और फिर गैस और धूल के बादलों से घिर गया। क्या आपको पता है कि शनि ग्रह जब बना था तो उसके पास रिंग्स नहीं थी। शनि ग्रह की रिंग्स तो आज से सिर्फ 40 करोड़ साल पुरानी है और शनि ग्रह को बने करीब 450 करोड़ साल हो गए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शनि ग्रह की ये रिंग्स उसकी उम्र के मुकाबले काफी नई है। ये रिंग्स शनि ग्रह के किसी उपग्रह के टूटने से बनी थी जो शनि ग्रह की रोच लिमिट के अंदर आ गया था। इसी ग्रह की रोच लिमिट उस ग्रह के आसपास की वह सीमा होती है जहां पर आते ही किसी उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल के लगने के कारण उस उपग्रह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वह टुकड़े ग्रह के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह ही शनि ग्रह के छल्लों का निर्माण उसके कुछ उपग्रहों के टूटने से हुआ था। हालांकि बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स है, लेकिन वह बहुत हल्की है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके पास शनि ग्रह के मुकाबले बहुत कम उपग्रह हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के अलावा बाकी सौरमंडल का 90% हिस्सा सिर्फ बृहस्पति और शनि ग्रह में ही समाहित है। इसके बाद नंबर आता है यूरेनस और नेपच्यून का, लेकिन ये दोनों ग्रह बृहस्पति और शनि ग्रह की तरह गैस जायंट ना बनकर आइस जायंट बने। इसका कारण था उनकी सूर्य से दूरी। जी हाँ, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर है कि वहां चट्टानों के अलावा जमी हुई मीथेन और पानी की बर्फ ही मौजूद थी। शुरुआत में यूरेनस और नेपच्यून की कोर ठोस चट्टानों से बनी, फिर इन ग्रहों ने आसपास की बर्फ को अपने में समा लिया। इसी कारण इनको गैस जॉइंट न कहकर आइस जॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, जब हमारे सौरमंडल के 4 बड़े ग्रह अपना आकार ले रहे थे, तब सूर्य के नजदीक 4 और ग्रहों का निर्माण चल रहा था, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल थे। हालांकि हमारी पृथ्वी उस समय आज की पृथ्वी जैसी नहीं नजर आती थी, बल्कि यह उस समय उबले हुए लावा से भरी हुई थी। हर तरफ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। इन चारों ग्रहों पर हर समय छोटे बड़े उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, जो इन ग्रहों के साइज को बढ़ाता जा रहा था और अंत में हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह बनकर तैयार हो गए। हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले बहुत तेजी से गति करती थी। इसकी गति को धीमा चंद्रमा ने किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के समय मंगल ग्रह के साइज का ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे पृथ्वी और उस अनजान ग्रह के टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू हो गए और इसी से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा ने हमारे पृथ्वी की गति को धीमा किया और हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत भी चंद्रमा के कारण ही हुई। दोस्तों, हमारे सौरमंडल को लेकर एक सवाल और उठता है। हमारे इन 8 ग्रहों में शुरुआती 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल छोटे और ठोस क्यों हैं और बाद के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बड़े और गैसीय या बर्फीले क्यों हैं? इसका कारण है सूर्य से दूरी। जाहिर सी बात है, जब सूर्य बन रहा था तब वह अपने आसपास की सारी धूल और गैसों को अपने अंदर समा चुका था। इसीलिए शुरुआती ग्रहों के पास अपने आकार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं बचे। हालांकि बाद के 4 ग्रहों के पास काफी मात्रा में धूल और गैस मौजूद थी, जिससे उनका साइज अंदरूनी ग्रहों के मुकाबले काफी ज्यादा हो गया। इसके अलावा सूर्य की सोलर विंड ने भी काफी मात्रा में धूल और गैसों को अपने से दूर धकेला। जो खगोलीय पिंड अपना आकार पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा पाए, वह बौने ग्रह कहलाए, जैसे सीरीज, प्लूटो, ओमिया, मेघमेघ, एरीज, सेडना आदि। इन सभी बौने ग्रहों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
दोस्तों, इसी तरह हमारे सौरमंडल को बनने में करोड़ों साल लगे। हालांकि पृथ्वी जीने लायक कैसे बनी, यह एक अलग विषय है। इस पर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।